तो 2018 का ये है क्वेश्चन, है ना। क्या बोल रहा है ये? टर्निंग फ्रॉक इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन ए ग्लास ट्यूब। द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इन द ट्यूब कैन बी एडजस्ट बाय वेरिएबल पिस्टन at room temperature 27 degrees Celsius. Two successive resonance are produced, 20 centimeter and 73 centimeters of column length. If the frequency of the turning frog is इतना है, the velocity of sound in the air। देखिए अब क्या बोल रहा है, पिस्टन ये सब जानते हो, पिस्टन जानते ही होंगे। मान लो कि इसमें कोई चीज है, अप डाउन करते रहता है ना, पिस्टन गाड़ी उड़ी में लगा हुआ फ्रॉक में, समझ रहे हो। तो बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बता रहा है कि इस तरह का चीज अगर पूछेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × कितना है इसका फ्रीक्वेंसी, 2 × फ्रीक्वेंसी, और इनटू में क्या करना है, जो उसका रेजोनेंस का लेंथ है उसका डिफरेंस, तो L2 - L1। ठीक है, जैसे कि ले रहा है 2 × फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज का था ना, और L2 और L1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा, और 53 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अभी सबको काट कूट के 339 मीटर पर सेकेंड आंसर आ। देखिए लेकिन इसमें क्या है ना भाई कि देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन दे देगा ना, जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका कहीं सब यूज है कि इसमें ग्लास ट्यूब से कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का, समझ रहे हो ना। ये सब चैप्टर पढ़े हुए रहोगे ना, साउंड उंड ये सब पूरा जबरदस्ती सब पढ़ना ही है, तो ये सब फार्मूला वहां पे आएगा, तो यहाँ पे लिख लो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। फार्मूला ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। उसको बनाइए क्वेश्चन को पहला। 10 सितंबर तक हम लोग आ जाएंगे, क्वेश्चन तो जान जाएंगे, उसके बाद एकदम टीचर का पैटर्न सिर्फ सही रहे ना तो फिर हो जाता है सही, बच्चा भी है ना। 4था नंबर क्वेश्चन बना सकते हो क्या, देखो तो। देखिए पहले तो क्या होना चाहिए आपको, आप कैपेसिटर में ये फार्मूला पढ़े होंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, तो उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता रहता है, वो क्या होता है, Q²/2, एरिया है E0 है, समझ गए ना। ये फार्मूला तुमको नहीं भी याद होगा तो लगभग याद होगा कि ये सब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एकदम पहला ही चैप्टर में आता है, समझे ना। तो अब क्वेश्चन पे चला जाए। हाँ, तो बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का कितना होगा, तो इसमें से ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए तो लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। डिस्टेंस का तो कहीं इस फार्मूला में डी है ही नहीं, इस फार्मूला में तो डी कहीं है ही नहीं, मतलब एफ। दूसरा बोल रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, तो ऐसा तो है नहीं, तो दूसरा गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसा भी नहीं है, एफ इज इनवर्सली 1/d भी नहीं है, तो ये भी गलत। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, मतलब ऐसा भी नहीं है, 1/d² भी नहीं है, तो ये भी गलत। क्या बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, तो हाँ भाई सही में इंडिपेंडेंट है, कहीं डी है ही नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस का, समझ गया ना। तो इसके लिए क्या है कि एकदम मतलब ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं करना है, जैसे कि 12th में हम लोग क्या ज्यादा फोकस करते थे कि ये आया कहाँ से, ये फार्मूला आया कहाँ से, इसका सिर्फ पढ़ना है, प्रदीप के किताब में जाके इस टॉपिक को पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टॉपिक, समझ गए ना। ये आएगा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन द कैपेसिटर, इसको भी लिख लिया जाए, फार्मूला सब लिखते चलो, समझ गए ना।
इस तरफ 11 से क्वेश्चन था तो इस तरफ 12 से क्वेश्चन है। आगे देखिए, देखो अब ये सब क्वेश्चन है कि भाई अभी सब 11th बढ़िया से पढ़े नहीं हो, है ना। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, सब रहता ही है, सब रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। देखिए कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर कॉमन होता है, ये चीज हम बताए हैं ना। फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ कुछ चैप्टर बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन फॉल रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E। मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिवर्स डायरेक्शन कीप इट्स मैग्नीट्यूड द सेम। द प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट टू इट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम निकालना है, समझ गए ना। कितना टाइम में इलेक्ट्रॉन आके इसमें गिरेगा, समझ गए ना। कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रॉन कितना देर बाद आके गिरेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में, और प्रोटॉन कितना देर बाद आके गिरेगा, समझ गए ना। तो इसमें क्या दे रहा है कि मतलब ये फार्मूला लगा है, लेकिन देखिए ये सब क्वेश्चन है एकदम कॉन्सेप्ट थ्योरी पे बेस्ड है, समझ गए ना। ये सब फार्मूला का कहीं जरूरत नहीं होगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 5 टाइम ग्रेटर नहीं हो सकता है, 10 टाइम ग्रेटर नहीं हो सकता है, स्मॉलर और इक्वल का खेल है, समझ गए ना। तो ये बताओ भाई कि कोई चीज गिरा रहे हो ऊपर से, तो भारी चीज जल्दी गिरेगा कि हल्का चीज जल्दी गिरेगा। भारी चीज जल्दी गिरेगा, समझ गए ना। तो बस स्मॉलर टाइम यहाँ पे लिखना है, इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ये सब फार्मूला का यहाँ कोई यूज नहीं था। अब इसको नोट्स बनाने के लिए क्या लिख सकते हो, इसमें नोट्स में लिख लो क्या कि if electron and proton fall in electric field, then electron, क्या बोला था क्वेश्चन, द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपैरिजन ऑफ टाइम, द टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, इतना याद रखना, इक्वल नहीं हो सकता है, ना 5 टाइम है ना 10 टाइम था, समझ गया ना। दोबारा ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कहीं भी भाई, ऐसे हम लोग देखते करेंगे रिपीट होगा कि नहीं होगा। देखिए अब टाइम पीरियड निकालना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन कहने का मतलब है ना कि मान लो कि एक सर्कुलर मोशन टाइप से ही होता है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, समझ गए ना। और ये जानते हो कि टोटल एंगुलर वेलोसिटी है तो एक राउंड में टोटल कितना एंगल कवर करेगा, 360 डिग्री। तो पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई में 360 डिग्री, समझ गए ना। तो चलिए अब टाइम इक्वल टू क्या जानते हो भाई, टाइम इक्वल टू तुम क्या जानते हो बताओ, टाइम इक्वल टू जानते हो ना, डिस्टेंस बाई स्पीड, नहीं नहीं हाँ, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। स्पीड बाई डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना मार रहा है, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा, समझ गया ना। तो 2 पाई बाई ओमेगा,
इसका होना चाहिए, लेकिन अब ओमेगा का वैल्यू नहीं पता है कि क्या होता है, समझ गया ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये टाइम पीरियड होता है 2 पाई/ओमेगा, क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एम्पलीट्यूड ए मॉड ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को ओमेगा का वैल्यू आ रहा है कितना, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू वाई, तो ओमेगा इक्वल टू √ए वाई, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से 2 रेडियन आ रहा है। यहाँ देखो ये फॉर्मूला एक, तो पहला फॉर्मूला आपको ये लिखना है और दूसरा फॉर्मूला आपको ये लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है और इसको सोल्व करना है। क्या दिया हुआ था, इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है ऊपर में, देखो ए इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये जो ए इक्वल टू था ओमेगा स्क्वायर 5 लिखोगे, ए का वैल्यू है 20, ये 20 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर 5, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे ना 20/5 तो 4 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू 2 यहाँ पे आया है वहीं से। फिर 2 आया है तो ये चीज तो अभी बता ही दिए थे कि 2 पाई/ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू 2 रख देना है, तो पाई सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। पाई सेकेंड बाद ये गिर जाएगा। अब उसी तरह का क्वेश्चन है तो उसी तरह हमें इसको आंसर भी देना है। एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगल में ही समय भी, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में 60 डिग्री होता है, और 60 डिग्री इक्वल टू पाई/3 होता है। अब इसका पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत सारा कहानी है, इसको सेकेंड में भी तोड़ा जा सकता है पाई सेकेंड को। कहीं कहीं तो क्वेश्चन दे सकता है जी कि पाई सेकेंड को सेकेंड में बदलिए। चलिए अब इसके बाद यही सीखेंगे, आ गया तो इसको सीख ही लेते हैं। इसको पहले लेकिन उतार लो भाई, ये और ये दो गो फार्मूला। चलिए आपको थोड़ा सा सिखाते हैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है, पाई वाई ये सब। कहीं कहीं आता है, जैसे देखोगे कि 90 डिग्री है उसको पाई/2 लिखा हुआ है, 60 डिग्री है पाई/3 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अब बदलिए, इसको सेकंड में बदलिए, पाई/3 को सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा बताओ तो। 1 मिनट में 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, समझ गए ना। और 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो लगभग अगर ये पाई करेंगे तो ये तेगुना होगा, यानी कि 180 सेकंड का लगभग ये वाला होगा। पाई सेकंड का जो मतलब समझ रहे हो, 180 सेकंड है लगभग। तो उतना नहीं अभी पढ़ना है, लेकिन हाँ इस तरह में भी आंसर होता है। अभी तक तो हम लोग क्या रहते थे कि 10 सेकंड में कि 20 सेकंड में कि 50 सेकंड, लेकिन देखिए यहाँ पे पाई सेकंड में। जैसे कि अभी हम लोग जितना जल्दी ये सब कबाड़ दिए ना SHM, ये सब 7-7 दिन में एक को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लगभग 10-11 महीना का तो टाइम होगा ही अगला नीट। तो 9 महीना का तो एकदम आराम से होगा, 1 महीना पहले मतलब कि खत्म, अगर बढ़िया से पढ़ के करना है तब। लेकिन कुछ ज्यादा है भाई, टेस्ट सीरीज का दाम था। तू कैसे बोलता है कि इतना कम में टेस्ट सीरीज एलिन का। तो लगता है कि फिर लेट से जो लेता है तो दमवा फिर कम होते जाता है क्या। ये तो ये तो मेन हम ये तो मेन हम नीट के साइट से ही देखे हैं वो एलिन का। किताब उताब भी हो सकता है कि भेजता होगा।
देखिए गैल्वेनोमीटर से क्वेश्चन आ गया है ना। अब वही बढ़िया से नोट्स बना के इसको चैप्टर वाइज अगर रखे रहोगे, देखो इस बार क्या करना ना, देखो कैसे नोट्स बनाना है इस बार बताते हैं। इस बार का अलग टेक्निक है, हम भी सीखे हैं इतना दिन के एक्सपीरियंस के बाद। समझ गए ना, ये थोड़ा नया ही हम सीखे हैं। देख रहे थे टॉपर को कैसे ट्रेनिंग दे रहा था, वो सब कैसे वो सब नोट्स बनाता है। देखिए क्या करता है, जैसे कि उसको अब गैल्वेनो, जैसे कि एलिन में तो वैसे ही मिलता ही है, पतला 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 एक एक चैप्टर का। तो एक ही कॉपी में 5 को यूनिट नहीं लिख देगा कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्सो लिख दिए करें, वो सब क्या करेगा कि 20-20 रुपया वाला कॉपी खरीदेगा पतला पतला, और एक कॉपी में एक ही का नोट्स बनाएगा। तो जैसे कि अब कैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर आता है, तो गैल्वेनोमीटर तुरंत खोज के देख लिए कि सही में ये फार्मूला वहां होता है कि नहीं होता है ना। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ा जाए उसके बाद देखा जाए। वो सब तो किताबों वही ना देता है भाई, 20 गो किताब देता है यूनिट वाइज, जैसे जैसे टेस्ट सीरीज रहेगा वैसे वैसे किताब भी देता है। तो ये सब तो सीधा वीडियो ही एक्सप्लेनेशन देने लगता है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, है ना, दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो देखिए क्या दिया हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल पर यूनिट करंट फॉलिंग टू इट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है करंट सेंसिटिविटी क्या है, NBA/C है ना। उसी तरह से वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सब बढ़िया से लिख सकते हो। इस पेज को डाउनलोड कैसे करना है, रुक जाओ तो करते हैं। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि बड़ा साइज में नहीं दिख रहा था। अब थोड़ा ठीक ठीक है, इसको रुको भेजते हैं भाई। लेकिन लिखो ना पहले, दोनों तो दिख ही रहा है ना। ये आपका करंट सेंसिटिविटी और ये वोल्टेज, मतलब ऐसा भी सब, मतलब इस तरह भी लिख लिख के सब वेबसाइट बनाते रहा है। लेकिन मदद भी हो जाता है ना, ये सब बैजू वैजू में इतना भी डिटेल में देता कि अपना वेबसाइट बना लिया, कहीं ना कहीं तक कोचिंग होगा ही ना भाई, टॉपर ऑपर है। क्योंकि ऐसे ही तो फालतू में नहीं कोई भी आदमी सब डालते रहेगा। इसको लिखा जाए वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी, और जस्ट इसी पे। हॉकी में तो भाई जीत गया, लेकिन नहीं, लेकिन बहुत मेहनत से खेला भी है इस बार। जैसे कि ऐसा नहीं था कि सेमीफाइनल में बुरी तरह से हार गया है भाई, जो लास्ट में देखा होगा खाली स्कोर ना, भारत 3-1 से आगे चल रहा था, लास्ट 15 मिनट में 3-4 गोल खा गया। हम तो पहला
पहला क्वार्टर में 1-0 से बेल्जियम आ गया था, फिर दूसरा क्वार्टरवा में 3 गोल कर दिया है सब इंडिया वाला, फिर तीसरा चौथा भारत हार गया। लेकिन आज भी एकदम बाबू पिछड़ रहा था, आज भी पिछड़ रहा था 2-0 से। लेकिन हाँ आज, लेकिन आज भारत वापसी किया एकदम, फर्स्ट क्वार्टर में भारत पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज एकदम धो दिया फिर। अभी चल रहा होगा गोल्ड मेडल के लिए मुकाबला मुक्केबाज ये थी कुश्ती में। हम्म, सिल्वर मतलब फिक्स है। तो भारत वाला सब ये है रवि दहिया, आज ही 2:45 से चल ही रहा। मुश्किल है, बोल रहा है कि 3 बार का वर्ल्ड चैंपियन है जिससे मुकाबला है, ये पहला बार खेल रहा है। प्रेशर ना हो जाता है, मतलब सिल्वरो जीत गया तो चलो चलो जीत गए। हाँ मतलब ज्यादा फेरे में नहीं रहेगा। जैसे भारत कितना प्राण दे के आज खेला ब्रॉन्ज वाला मैच, इस तरह अगर वो खेलता सेमीफाइनल, एकदम हारने दिया एकदम उस दिन। आज नहीं जीता तो एकदम इतना मेहनत पे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। प्लस में नेशनल गेम है भाई, अब थोड़ा पैसा वैसा भी मिलेगा, 1-1 करोड़ सबको। मिलबे करेगा। ये सब देश को एक सूत्र में बांध देता है हॉकी उकी। जैसे 4-5 खिलाड़ी पंजाब का है, 1-2 हरियाणा का है, एगो इम्फाल का था, एगो असम के है, एगो बिहार का लड़का है, ऐसे है। तो जैसे टीम रहता है तो ऐसे, अब बैडमिंटन में है तो इंडिविजुअल है, किसी स्टेट से है, लेकिन ये सब एकदम टीम को बांध देता है, पूरा देश को एक सूत्र में। आज देखें कि पूरा एकदम पंजाब में सब खूब तिरंगा फहराया है, कितना बढ़िया एकदम लगता है ना ये सब चीज भाई। खालिस्तानवन वाला सब जो जो ओलंपिक में पंजाबियन जीत रहा है ना, उसका अलग है वो जारी किया है पोस्टर कि खालिस्तान ओलंपिक टीम। ऐसा हम सुने हैं, तुम नहीं सुने हो? हाँ हाँ जी, पोस्टर जारी किया है। हद तो हो ही जाता है ये सब, साला कहाँ से जारी करता है ये सबको। कहीं मान्यता ये सबको दे दे तब भाई ओलंपिक, ऐसा भी दे सकता है क्या? ऐसा भी दे ही सकता है नहीं। जैसे ये क्या है, हांगकांग, हांगकांग का नेशनल एंथम नहीं बजता है, लेकिन उसको अलग देश का मान्यता दिए हुए है, उसका मेडल चाइना में ही गिना जाएगा। मतलब ये ऐसा मतलब दे दे सकता है ओलंपिक टीमों खलिस्तानियन के मान्यता। कश्मीरवा के तो भाई क्रिकेटवा आईसीसी मान्यता दिया तबे ना करवा रहा, नहीं तो क्रिकेट आप नहीं करवा सकते हैं कहीं भी। पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कश्मीर में, तो जानबूझ के ही ना उसको मान्यता दिवाया है, वो सब विवादित थी में। आई नहीं नहीं, तो आईसीसी अगर नहीं देगा तो कोई भी इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें नहीं खेल सकता, वो दी ना, जरूर खेलेगा कि, क्योंकि ये सब आईपीएल यूपीएल भी भले भारत सरकार करवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आईसीसी से ही अब ये सब मान्यता लेना पड़ता है कि। आईपीएल का तो है, इसके कारण वर्ल्ड कप का डेट बढ़ जाता है। नहीं खेलेगा।
शाहिद अफरीदिया खेलेगा लगता है। खूब आजकल राजनीति में रहता है। देखो तो ये दोनों फार्मूला अभी लिखे हो ना भाई, अभी जिसको याद रहेगा करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाल लेगा कि नहीं निकाल लेगा। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ? करंट बाई वोल्टेज होता है ना। तो बस फिर वो निकाल लेना है रेसिस्टेंस। पहले ये दोनों कैलकुलेट कीजिए अलग अलग, फिर ये दोनों को डिवाइड करके इसका रेसिस्टेंस निकाल लीजिए गैल्वेनोमीटर का। ये क्वेश्चन बना लीजिए थोड़ा। उड़ीसा गवर्नमेंट का नाम रोशन कर दिया सब हॉकी वाला। उसको भी कहने का बन रहा है कि भाई पैसा लगाए रहता भारत सरकार तक गोल्डो जीत सकता था। मतलब एक साल में 50 करोड़ देता है हॉकी टीम पे। हम्म। 24 अक्टूबर। हाँ अक्टूबर में वर्ल्ड कप में होने वाला है। वो वाला जेवलिन थ्रो में। ए, एशियन, क्योंकि एशियन गेम में गोल्ड जीता था भारत वाला, ब्रॉन्ज जीता था पाकिस्तान वाला। लेकिन नहीं ना भाई, लेडीज में भी तो हुआ था, पहला नंबर पे थी गोला फेंकने में, फिर छठा पे पहुंच गई फाइनल में। जैसे 10 गो खिलाड़ी खेलेगा फाइनलवा में। 10 गो में आपको 1 से 3 पे रहना है, नहीं तो बाहर। इसमें ऐसा दिखाया जाता है, ये नहीं कि एक बाजी, मतलब 5 बार फेंकवाया जाएगा, उसमें जो आपका मैक्सिमम होगा वो काउंट किया जाएगा। ये नहीं आप बहाना कर सकते हैं कि एक बार में मिस्टेक हो गया हमसे। पहला बार में तो किसी किसी का फॉल्सो हो जाता है। हम सब में वही देखें, वेटवो उठाने वाला में वैसे ही दिया जाता है, मौका दिया जाता है मैक्सिमम कितना उठा सकते हो तुम। जैसे उठा लिया 100 किलो, तो अगला बाजी आएगा तो 5 किलो और उसमें ऐड कर देगा धीरे धीरे। हाँ हाँ, एक मौका नहीं है कि पहला हारे तो जा खत्म हो गया काम। मौका मिलता है लेकिन ये तो बड़ा हीरो टाइप से लड़का था एकदम। जेवलिन थ्रो। हाँ हाँ, पूरा एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये इसमें क्या बोला है, थीन डाई मैग्नेटिक रड इज प्लेस वर्टिकली बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब क्या है कि ये आपका हो गया, रड हो गया, ठीक है। दोनों तरफ क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ठीक है। when the current in the electromagnet is switched on, the diamagnetic rod is pushed up out of the horizontal magnetic field, hence the rod gains gravitational potential energy. The work required to do comes from, बोल रहा है कि इसमें अगर करंट देंगे तो ये वर्टिकल वाला ये हॉरिजेंटल हो जाएगा। मतलब तो इसके लिए कितना वर्क डन, ये कहाँ से उसको एनर्जी आएगा। तो कहाँ से आएगा, इसमें करंट दे जाएगा तो करंट में से ना मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड होगा तब ना साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये जाना चाहेगा, इस कारण ये, मतलब अभी वर्टिकल में इसको रखे हुए हैं, जब करंट नहीं दिए हैं ये हॉरिजेंटल में चला जाएगा। तो करंटे सोर्स से ना इसको एनर्जी आएगा। ये सब तो हो नहीं सकता है।
ये तो सिंपल वाला चीज था कि वर्टिकल खड़ा है, उसको अगर मतलब ये याद भी रखना भाई कि इस तरह का अगर मैग्नेट के बीच में एक रड को खड़ा किया गया है, उसमें करंट दीजिएगा बस वो ऐसे पलट जाएगा। ऐसा कोई कोई इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का चीज यूज भी होता होगा। इम्पिडेंस निकालना है, तो वो क्या दे रहा है, पावर निकालना है, ठीक है ना। पावर निकालना है किसका, इंडक्टर का, ठीक है। इंडक्टर है 20 मेगा हर्ट्ज का, कैपेसिटर है 100 माइक्रो फेराडे का, और रेसिस्टर है 50 ओम का, कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द ईएमएफ ऑफ V इक्वल टू इतना, द पावर लॉस इन द सर्किट इज, ठीक है। तो देखिए क्या बता रहा है इसमें, जैसे कि इसके लिए आपको LRC सर्किट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। देखिए बता, LRC, LRC, LRC सर्किट वैल्यू करना ही पड़ेगा। देखिए पहले तो ये देखिए, ये आपका कैपेसिटर है भाई, ये आपका इंडक्टर है भाई, ये आपका रेसिस्टर है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, LRC सर्किट। एल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर को, आर से रेसिस्टर को, सी से कैपेसिटर को। तो पहले तो ये सर्किट बना लिया जाए, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि LRC सर्किट क्या होता है, ये सब क्या होता है। पहले तो ये फिगर बनाया जाए, फिर नीचे बढ़ते हैं, ग्राफ व्राफ भी इसका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इसका पावर लॉस में आएंगे। ठीक है, ये हो गया होगा। ठीक है, देखिए अब ये क्या बोल रहा है, फेज डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, इसको फेज डायग्राम बोलते हैं, किसका, LRC सर्किट का। तो ये भी याद रख सकते हो। देखिए इसका क्या होता है, एक चीज यहाँ पे इक्वेशन पे गौर किया जाए, ठीक ना। देखिए ये तो तुम जानते हो, V इक्वल टू IR, जानते हो ना। तो यहाँ पे R क्या था, रेसिस्टर था। तो ये रेसिस्टेंस के लिए V वोल्टेज निकालना हो तो IR तुम लिख दीजिए। तो उसी तरह से इंडक्टर के लिए निकालना हो तो IXL लिखते हैं, ठीक है ना। एक्सएल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस, क्या हो जाएगा, हाँ। और उसी तरह से कैपेसिटर का निकालना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, XC। तो XC क्या हो गया, कैपेसिटेंस, समझ गए ना। तो ये तीनों फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है।
और कोई पूछेगा, अगला चौथा फार्मूला क्या है, कोई पूछेगा कि टोटल करंट कितना पास होगा एलआरसी सर्किट से, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई टोटल रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस तो इसमें अलग अलग फॉर्म में है, मतलब कोई रेसिस्टेंस है, कोई इंडक्टर है, कोई कैपेसिटर है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका रिजल्टेंट हम लोग देते हैं, तो रिजल्टेंट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो ये टोटल करंट फॉलो करेगा, ठीक ना। चारों फार्मूला लिखो तो भाई एकदम खटखट। ये हो गया होगा चारों फार्मूला। चलिए चारों फार्मूला आपका हो गया। देखो एक नीचे में ना बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना। बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन आपको जानना चाहिए कि आरएलसी सर्किट और एलआरसी सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो क्या बोलोगे तुम कि कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्या है कि जिसमें पहले आर है, उसके बाद एल है और उसके बाद सी है, तो उसको हम आर एल सी सर्किट बोलते हैं। और एल आर सी सर्किट में क्या होगा, पहले ये होगा, फिर कैपेसिटर होगा और फिर रेसिस्टेंस होगा, तो उसको एल सी आर सर्किट बोलेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आर एल सी एंड एल आर सी सर्किट। समझ गए। इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, जल्दी से पढ़ा जाए डेफिनेशन। समझ गए। तो ये सब पूरा इसका कहानी हुआ, ठीक है। अब इसका हम लोग को क्या निकालना था, पावर लॉस। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे अब आते हैं, ठीक है। थ्योरी इतना ही था इसके बारे में, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पावर इक्वल टू P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। हम लोग जानते हैं ऐसे, मतलब ये रेसिस्टेंस सिर्फ दिया रहेगा, तब हो सकता है कि ऐसा भी निकालने आ जाए, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे इसको अभी हम लोग देखे थे, इम्पीडेंस से रिप्लेस किए थे। ये फॉर्मूला भी लिखे थे, आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एल माइनस वन बाई डब्ल्यू सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखे थे क्या अभी,
लिखे थे ना, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे आर को किससे रिप्लेस कर दिया गया है, जेड से, समझ गए ना। तो पहले जेड निकाल लिया गया है, उसके बाद पावर वोल्टेज दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो V10 वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि देखिए V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे V नॉट का वैल्यू कितना हो गया, V का वैल्यू 10 हो गया, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा का वैल्यू 314 हो गया, समझ गए ना। मतलब ये बढ़िया से कैलकुलेट करना पड़ेगा इसमें रख के, बाकी सबका वैल्यू दिया हुआ है, समझे ना। तो इसको बनाया जाए क्वेश्चन। दो गो तो ऊपर का फॉर्मूला ही है डायरेक्ट एकदम। ये पहला पावर का, पावर ऑफ क्या, पावर लॉस ऑफ LRC सर्किट, और दूसरा क्या है, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस या कर लो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। पैसा वैसा का घोषणा सब कर नहीं रहा है सब हॉकी टीम के लिए। पंजाब वाला तो लगता है कि किया है। ओह, इसमें दे रहा है कि 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा थे, जो बिहारी थे, छपरा के रहने वाले थे। क्या आप जानते हैं छपरा के हरेंद्र सिंह इंडियन हॉकी टीम के कोच अभी यूनाइटेड स्टेट हॉकी टीम के कोच हैं। हाँ हाँ, बिहार के आदमी। मतलब बहुत सारा आज देले है, बहुत सारा आदमी हॉकी में है, मतलब। और जितेश राय। हम्म, नीतीश कुमार का तो शुरू शुरू में बना था ना, तो हॉकी को प्रमोट कर रहा था, लेकिन फिर पैसा नहीं दिया, खींच लिया हाथ। 50 करोड़ लगेगा कि डूब जाएगा, नहीं, कितना नाम हो गया। हाँ, तो 5 मिनट का ब्रेक क्या, फिर मिलते हैं 5 मिनट बाद।
क्या जी? आ गया रिजल्ट क्या? कितना है भाई मैथ में? मैथ में कितना? तो बढ़िया ही ना, B+ तो बढ़िया ही होता है। ठीक है, ठीक है। कब तक जमा करना है? ठीक।
हो। तन- तो फीस जमा करना कहा गया होगा। लेकिन ये आ गया मतलब रिजल्ट। अच्छा। हम्म। तो अगला बार तुम्हारे यहाँ ही आएंगे। अरे नहीं, उसको उसको थोड़ा बेइज्जती होने लगता है, पास वास अभी तक एडमिशन उडमिशन नहीं हुआ है तो थोड़ा इसी कारण वो तुम्हारे यहाँ आना भी नहीं चाहता है कि पूछने लगेगा सब कि क्या कर रहे हैं, खराब कर देती फिर।